एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैटर क्या है। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग which occupies space and has mass। सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है मैटर की। जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा क्या होता है मैटर। कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो वो मैटर है। कोई भी चीज जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है वो होता है मैटर। और मैटर की 3 स्टेट्स है। एज द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं। मैटर की स्टेट्स 3 जो कि आपको पता है ऑलरेडी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स है मैटर की। अब मैं आपको पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बताऊंगी कि किस तरह से पार्टिकल्स इन स्टेट्स में अरेंज होते हैं। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। कितने ज्यादा टाइटली पैक्ड है ये पार्टिकल्स, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं पार्टिकल्स। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। गैस के केस में पार्टिकल्स दे आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं गैस के पार्टिकल्स। अब यहां मैं आपको बता दूं जो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ये क्यों होती है, क्या कारण है स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्टेट्स ऑफ मैटर arises due to inter particle forces। इंटर पार्टिकल फोर्सेस की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज करते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं? ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने स्फीयर की फॉर्म में बनाए हैं, इन पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। अगर पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स क्लोज होंगे। देखिए यहां पे पार्टिकल्स की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है और ये स्टेट सॉलिड है। थोड़ी सी अट्रैक्शन कम हुई तो लिक्विड स्टेट, जब अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाती है पार्टिकल्स के बीच में तो गैसियस स्टेट होती है। तो ये बात हो गई पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है, क्या उनके बीच के फोर्सेस है और उसकी वजह से क्या उनकी स्टेट होगी मैटर की। नाउ मैं आपको एक चीज और बता दूं, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज होती है अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो और प्रेशर चेंज कर दो। टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ आइस का। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अगर आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इट विल मेल्ट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड स्टेट भी गैसियस स्टेट में चली जाएगी। तो ये मैंने आपको टेम्परेचर चेंज से बताया किस तरह से गैसियस स्टेट तक पहुंच गई है
सॉलिड स्टेट ऑफ आइस। और एक चीज बताती हूँ, अगर गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे आप तो पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो धीरे धीरे उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगी, तो गैस से लिक्विड स्टेट में भी जा सकता है। इन चीजों को भी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, atomic size, electron gain, enthalpy, molecular shape depends upon इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये जो प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में क्लास 11th के, ये प्रॉपर्टीज पार्टिकल पे, एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज है ये। लेकिन जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो? वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स का साइज होता है, बहुत छोटा होता है, और वो एटम पे या पार्टिकल पे, एटम पे, मॉलिक्यूल पे या आयन पे, इन पार्टिकल्स पे डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज है, वो हम देख नहीं सकते प्रॉपर्टीज। लेकिन जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है मैटर की, जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स upon bulk of particles। कौन सी है वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जो हम देख सकते हैं। ये पार्टिकल के बल्क पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, या फिर एक यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आपको मैं कहूँ कि बॉयल करो, क्या आप एक इंडिविजुअल पार्टिकल को बॉयल या मेल्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जब बल्क में पार्टिकल्स होते हैं तभी बॉइलिंग या मेल्टिंग होती है, इंडिविजुअल पार्टिकल की बॉइलिंग मेल्टिंग पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। क्या वाटर के एक मॉलिक्यूल में वेटिंग प्रॉपर्टी है? क्या वो किसी चीज को गीला कर सकता है? क्या एक कागज के टुकड़े को एक मॉलिक्यूल पानी का वेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। पार्टिकल नहीं कर सकता वेट। वेटिंग प्रॉपर्टी होती है बल्क प्रॉपर्टी। जब बल्क में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तभी वो वेटिंग प्रॉपर्टी कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल विद द वन पार्टिकल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जो हम देख सकते हैं, जो डिपेंड करती है पार्टिकल के बल्क पे। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता दूं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद फिजिकल स्टेट। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, वो फिजिकल स्टेट के बदलने से बदलती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरह से वो चेंज नहीं होंगी फिजिकल स्टेट के चेंज होने से, लेकिन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड जरूर करेंगी। बट दी केमिकल properties depends upon the physical state। मैटर की फिजिकल स्टेट पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड जरूर करती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज
कि चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी बदलती नहीं है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द चैप्टर, एक तरह से ये समरी थी। अब क्योंकि हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि यही वो फोर्सेस है जिसकी वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसकी वजह से सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है और गैस गैस है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? These are the forces of attraction or repulsion। ये जो फोर्सेस है वो अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन दोनों टाइप के फोर्सेस है। ये कहां? बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में। और वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज की इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है intermolecular forces does not include इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस which are present in ionic bonds and the forces present in covalent bonds। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि आयनिक बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट फोर्सेस जो होते हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होते हैं, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। फिर इसमें क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें क्या इंक्लूड होता है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर जो है वो टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इंक्लूडेड है? नंबर 1, डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। नंबर 2, डाइपोल इंट्रैक्शन। नंबर 3, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये तीनों टाइप्स हैं
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये जो 3 टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स को हम वेंडर वॉल्स फोर्सेस बोलते हैं। और वेंडर वॉल्स फोर्सेस क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि एक डच साइंटिस्ट था जॉन्स वेंडरवॉल, उसके ऑनर में इन तीनों फोर्सेस को कलेक्टिवली वेंडरवॉल फोर्सेस बोला जाता है, राइट। एक और कैटेगरी, एक और टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही स्पेशल टाइप है, लेकिन इसे हम वेंडरवॉल फोर्सेस में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी बताऊंगी मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is also of dipole interaction, but not included in van der Waals forces, because it is stronger type of, it is strong type of dipole interaction. Only a few elements participate in हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रीजन आपके सामने है, जरा इसे समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही टाइप है, लेकिन उसे वेंडरवॉल फोर्सेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस जो है वो है वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक स्ट्रॉन्ग टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसलिए इसे वेन डर वाल फोर्सेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कुछ ही एलिमेंट्स बनाते हैं, कुछ ही एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सब करते भी नहीं है पार्टिसिपेट। कौन करते हैं इसे सस्पेंस रखते हैं, इसके बाद एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बारी आएगी तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सो अब हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन सभी के सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। So dispersion forces और लंदन forces are cited by non-polar
ये है नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो कि इनफैक्ट सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कोवेलेंट, इनको याद रखिएगा। और कौन कौन आते हैं इस कैटेगरीज में, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मीथेन एक्सेट्रा, ये आते हैं। उसके अलावा ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन द नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी है नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, और जो भी नोबल गैसेस है सभी में ये इन चीजों में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो आपकी गैसेस है, these gases are mono atomic in nature, मोनोटॉमिक मतलब कि सिंगल एटम ही स्टेबल है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये वाले, और नोबल गैसेस सारी जो मोनो एटॉमिक है नेचर में, इन सभी में ये फोर्सेस मिलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन क्या है इसका। कहां से ओरिजिनेट हुआ है फोर्स, ये कैसे फोर्स आता है। तो जरा देखिए, एक एटम है या एक पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अराउंड न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मान के चलिए एक ये एटम है, एक ये दूसरा एटम है या पार्टिकल बोल लो बी, जहां पे है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आती है मेन बात कि होगा क्या, अट्रैक्शन कैसे डेवलप होगी, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है। ध्यान से सुनिए, ये जो एटम है या पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके बाहर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, स्टेबल तो है नहीं, मतलब एक जगह तो वो रहता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से घूमते रहते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा तो था कि ये जो सर्कुलर पाथ है एक्चुअल में वो सर्कुलर नहीं है, एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड नहीं रिवॉल्व करते। क्या होता है, जब एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक तरफ हो जाए और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ आ जाए। कैसे, देखिए, घूमते घूमते हो सकता है एक ऐसी पोजीशन बने कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक तरफ हो जाए और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी तरफ हो जाए। ऐसी पोजीशन में यहां ये जो एटम ए है, इस पोजीशन में एटम ए आ जाता है विद इंस्टेंटेनियस डाइपोल, राइट, ये बन जाता है एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल। एक इंस्टेंट के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो डाइपोल बन गया है ड्यू टू द पोजीशन, क्योंकि घूमते घूमते पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस यहां आ गया है और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए हैं, तो बन गया डाइपोल। पॉजिटिव ये नेगेटिव, बन गया डाइपोल, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए। जब ये घूमेगा इधर
तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां से शिफ्ट हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि वो बना तो है, एक इंस्टेंट के लिए बना है, तो इसीलिए इस डाइपोल का नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जहां पे देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इसमें डाइपोल बन गया है, और क्योंकि ये बी पार्टिकल भी इसकी पेरिफेरी में ही है, इसके नजदीक है, तो इसमें भी डाइपोल बन जाएगा। तो ये देखिए उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसमें भी डाइपोल बन गया। तो ये है एटम बी विद इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इसमें इंड्यूस हो गया क्योंकि इसमें डाइपोल आ गया था इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। वो टाइम खत्म, डाइपोल खत्म, लेकिन फिर से वैसी पोजीशन बनेगी तो फिर से डेवलप हो जाएगा डाइपोल, क्योंकि एक मोमेंट के लिए है, एक मोमेंटेरली डाइपोल बना है। तो ये अट्रैक्शन भी एक छोटी सी मोमेंट के लिए ही है, और ये अट्रैक्शन जो है इसीलिए वीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से इस फोर्स का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फोर्सेस ऑफ attraction are generally weak। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो जनरली वीक है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वीक है। तो भी मैग्नीट्यूड तो होगा, किस पे डिपेंड करते हैं, वैल्यू तो होगी किस पे डिपेंड करती है, इनकी स्ट्रेंथ, एंड देयर magnitude depends upon the surface area in contact or the molecular size। तो जो इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जो इन दोनों के बीच के कांटेक्ट जहां पर है। जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कांटेक्ट होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर साइज पे। मॉलिक्यूलर साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। सो हम कह सकते हैं ग्रेटर द मॉलिक्यूलर साइज, greater will be the forces of attraction। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट, उतना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक और पॉइंट में बता दूं मैं आपको, these forces are always attractive। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो अट्रैक्टिव ही है, यहाँ पर ये ज्यादातर अट्रैक्शन ही होती है, रिपल्शन नहीं होती है इन फोर्सेस में। और जो इंट्रैक्शन एनर्जी है इनके बीच में, जो इंट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी है, वो इंट्रैक्शन एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली proportional to the sixth power of the distance between the two interacting पार्टिकल्स। जो दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पे ये इनवर्सली डिपेंड करती है। क्या?
इंटरेक्शन एनर्जी, उनके बीच की इंटरेक्शन है जो, उसमें जो एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली डिपेंड करती है 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, जिसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे और हम कह सकते हैं कि दैट इज ये 1/r⁻⁶ के ऊपर डिपेंड करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो सेकेंड टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहाँ होते हैं, स्टार्ट करते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द परमानेंट डाइपोल्स, जो परमानेंट डाइपोल्स है उनके बीच में होते हैं ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब परमानेंट डाइपोल्स क्या होते हैं? परमानेंट डाइपोल्स वो होते हैं जिसपे पार्शियल, एक एटम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरे एटम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। सो मैं आपको बता दूं, एंड्स ऑफ डाइपोल्स possesses पार्शियल चार्जेस। जो एंड्स है डाइपोल्स के उन पे होता है पार्शियल चार्जेस, जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। इस साइन से हम पार्शियल चार्जेस को इंडिकेट करेंगे। और ये जो पार्शियल चार्जेस है, दीज आर लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम है, और यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम्स। तो यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इससे इन डाइपोल के जो पार्शियल चार्जेस है वो इस वैल्यू से कम होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, द कोवलेंट bonds in which participating atoms differ in electronegativity जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो होते हैं उनके डिफर मींस जिन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो क्या होते हैं? दे आर पोलर। वो होते हैं पोलर। एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं HCl। HCl और HCl जो है, इन दोनों में से जो हाइड्रोजन है वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि जो इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाएगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जिनमें पार्टिसिपेटिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती है वो होते हैं पोलर। तो आप देख सकते हो एक एंड इसका पॉजिटिवली चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एक एंड पे, दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो बन गए पोलर।
अब फिर क्या होगा आगे? द ऑपोजिटली, जो ऑपोजिटली चार्ज है एंड्स किसके? ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के जो ऑपोजिटली चार्ज एंड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर, resulting in dipole इंट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिससे होता है डाइपोल इंट्रैक्शन। वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है HCl जिसमें ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा ही जब एक और मॉलिक्यूल होगा तो ये टर्मिनल, ये एंड जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एटम के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जिस पे होगा इसको, ये एंड इस दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है आपकी डाइपोल इंटरेक्शन, जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। और बताती हूँ आपको कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। सिंस ओनली partial charges are involved, therefore these forces are weak। क्योंकि सिर्फ पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व है, कि पार्शियल चार्ज है, फुली चार्ज नहीं है, ये पूरा पॉजिटिव है पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से ये फोर्सेस हैं वीक, पर बट स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस। लेकिन ये लंदन फोर्सेस जो हमने इससे पहले पढ़े थे उनसे जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैसे वीक है। तो कंपैरेटिवली उनसे स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वहां तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, यहाँ कम से कम परमानेंट डाइपोल तो है, चाहे पार्शियल हो लेकिन है तो परमानेंट। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहे वीक हो है तो एक तरह से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये जान लीजिए है ये वीक फोर्स, लेकिन पिछला जो लंदन फोर्स था उससे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Attractive forces decreases with decrease in distance between the two डाइपोल्स। जो दो डाइपोल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे, अगर इन दो डाइपोल्स को दूर रख दोगे तो इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। मैग्नेट की तरह, मैग्नेट को दूर रख दोगे तो अट्रैक्शन होगी नहीं या कम होगी, नजदीक ले आओगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। उससे आप कंपेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रैक्शन एनर्जी। जो इंट्रैक्शन एनर्जी है इज इनवर्सली proportional to 1/r cube।
डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल्स। तो इंटरेक्शन एनर्जी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, पिछले वाले केस में भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ रहे हैं। यहाँ इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर मैं कह दूं कि प्रोपोर्शनल है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r3। डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल्स, इनके बीच के डिस्टेंस के थर्ड पावर पे 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल है इंटरेक्शन एनर्जी, राइट। और लेकिन ये कब है? इन केस ऑफ स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। अगर आपके मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल अगर वो स्टेशनरी है, रुके हुए हैं एक जगह पे, स्टेशनरी स्टेट में है, तब इसके प्रोपोर्शनल है इंटरेक्शन एनर्जी। लेकिन फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल रोटेशन में चल रहे हैं, मूवमेंट में है, इट्स 1/r⁶। अगर रोटेशन में है मॉलिक्यूल्स तो इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल है 1/r⁶ के। स्टेशनरी के लिए इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, और रोटेशन कर रहे हैं अगर डाइपोल आपके, तो 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल है इंटरेक्शन एनर्जी, राइट। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के अलावा थोड़े बहुत लंडन फोर्सेस भी पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, थोड़े बहुत लंडन फोर्सेस भी इसमें मिलती हैं, बट मोस्टली मेजर प्रोपोर्शन इन फोर्सेस का। तो ये सेकंड टाइप था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड टाइप जो हमें पढ़ना है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। Dipole induced dipole forces are the third type that we have to discuss now. सबसे पहले किनके बीच में होता है वो पढ़ लेते हैं। Occurs between the polar molecules having permanent dipoles and the non पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये किन किन के बीच में होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द परमानेंट डाइपोल, जो परमानेंट डाइपोल है वो क्या करता है? परमानेंट डाइपोल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करता है, जैसा नाम बता रहा है। सो द परमानेंट डाइपोल इंड्यूसेस डाइपोल इन द नॉन पोलर molecules by deforming its electron cloud। कैसे करता है वो देख लेते हैं। पहले बनाते हैं एक परमानेंट डाइपोल। ये है आपका परमानेंट डाइपोल, ये A, ये B एंड, ये है पार्शियली नेगेटिव, ये है पार्शियली पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं ये है हमारा परमानेंट डाइपोल।
हमारे पास मॉलिक्यूल है जो है नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर, राइट। जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस परमानेंट डाइपोल के नजदीक आएगा तब क्या होगा? ये आपका परमानेंट डाइपोल है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका परमानेंट डाइपोल। जब ये इसकी तरफ आएगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव एंड इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब पीछे चला जाएगा तो यही आगे आएगा अट्रैक्शन के लिए। तो कुछ ऐसा होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्ट इसकी तरफ आ जाएगा और पार्शियली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ चला जाएगा। तो ये इसमें हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड डाइपोल, ये हो गया आपका इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस तरीके से एक परमानेंट डाइपोल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया और इनके बीच में हो गई अट्रैक्शन। सो दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो अब यहां आपको पता चल गया कि इनके फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इंट्रैक्शन एनर्जी इज proportional to 1 by r raised to the power 6. Distance between the two particles या molecules है ये r, तो यहाँ पे 1 by r 6 raised to the power 6 के proportional है interaction energy। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल depends upon the dipole moment of permanent dipole। इसमें कितना डाइपोल बनेगा, कितना इंड्यूस होगा इसमें डाइपोल, वो किस पे डिपेंड करता है? इस परमानेंट डाइपोल के डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? and polarizability of electrically neutral molecule। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? इसका डाइपोल मोमेंट कितना है उस पे, साथ में ये कितना पोलराइज हो सकता है उस पे। अब वो कितना पोलराइज होगा वो किस पे डिपेंड करता है वो भी डिस्कस करते हैं। लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज देन मोर पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, उतना ही ज्यादा इसमें डाइपोल इंड्यूस कर पाएगा ये परमानेंट डाइपोल। ये आपका हो गया कि लार्ज साइज मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट। एंड जितनी ज्यादा इसमें पोलराइजेशन होगी उससे क्या होगा? उतने ही ज्यादा उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, और जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा इन दोनों के बीच के फोर्सेस की स्ट्रेंथ। सो लार्ज साइज मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड हेंस मोर strength of attractive
दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये जो तीन हमने पढ़े हैं, कौन से पढ़े? डिस्पर्सिव फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये तीन टाइप जो है वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इंक्लूड होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Now the fourth type that we are going to discuss is hydrogen bonding. तो इसके बारे में मैं बोल सकती हूँ कि it is a special case of dipole इंट्रैक्शंस। ये डाइपोल इंट्रैक्शन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल तो है लेकिन होता कब है? सो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, कौन कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो FON जो है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, वो जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाउ फिर होता क्या, बनती कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हैज large control over the shared pair of electrons। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि अगर मान के चलो हमारे पास हाइड्रोजन है और उसके साथ में फ्लोरीन है, तो ये होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पे, ये होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका ज्यादा कंट्रोल इसके पास रहेगा। मतलब कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। तो यही हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शन एनर्जी। Interaction energy is proportional to 1/r cube। क्योंकि ये एक डाइपोल इंट्रैक्शन का स्पेशल टाइप है, तो ये जो है वो उसी के अकॉर्डिंग है, 1/r क्यूब पे डिपेंड करेगी इंट्रैक्शन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन bonding influences the physical state of substances। जो substances की फिजिकल स्टेट है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है? जैसे मेरे पास है आइस जो है सॉलिड, एक है मेरे पास वाटर जो है लिक्विड, फिर है मेरे पास वाटर वेपर्स जो है गैस। तो है तो इन तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, लेकिन आइस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से
सॉलिड है। वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम है जिस वजह से ये लिक्विड स्टेट में है। और गैसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेग्लिजिबल है, इसीलिए ये पार्टिकल्स दूर दूर है और वो गैसीय स्टेट है। तो यहाँ सॉलिड के केस में पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में कि वो इतने क्लोजली पैक्ड है कि वो सॉलिड बन गए। फिर हमने जब इसको हीट अप किया तो ये चेंज हो गया वाटर में, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हो गई, वीक हो गई। तो लिक्विड और हीट कर दोगे तो और कम हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो गैसीय स्टेट में चला जाएगा। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन